हम बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम आज इंदौर के क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र में आए हुए हैं गेहूं की वैरायटियां देखने और यहां के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं। और आज हम आपको यहां की वैरायटियों के बारे में दिखाएंगे। पहले हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के बारे में यहां सर से चर्चा करेंगे कि गेहूं अनुसंधान केंद्र से कौन सी प्रैक्टिस विकसित की गई है और किसानों के लिए किस तरह से वो लाभदायक हो सकती है, इसके बारे में हमें डॉक्टर सिंह साहब बता रहे हैं। देखिए किसान भाइयों, अगर आपको गेहूं की अच्छी उपज लेना है तो 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा। सबसे पहली बात, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गेहूं की नई से नई प्रजाति का उपयोग करें जी। सभी नई तकनीक प्रजातियों के द्वारा ही किसानों तक पहुंचती हैं जी। तो 3-4 बातें जो मुख्य आपको जो पुरानी पद्धति है उसमें बंद करना है और नई पद्धति में शुरू करना है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा जी। सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी खेती को सूखे में करें। अच्छा। पलेवा ना करें। पलेवा नहीं करें। पलेवा जो है वो जल की बर्बादी है, व्यर्थ होता है, उसमें आपकी लागत भी बढ़ती है। हाँ। तो यदि आप पलेवा ना करके सूखे में खेत को तैयार करेंगे तो करीब करीब आपकी 25 से 30% लागत बच जाती है और आप अपनी खेती समय पे कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। अन्यथा आप जो है पलेवा करने के चक्कर में हर बार जो है वो किसान करीब 15-20 दिन उनकी खेती पिछड़ जाती है और सब कुछ सारा उत्पादन का सब संसाधन देने के बावजूद भी उनको उत्पादन उतना नहीं मिल पाता है जितना कि उस प्रजाति की उत्पादन क्षमता होती है। हाँ। पलेवा करने में तो सर हमने किसानों ने ये भी देखा है कि मिट्टी इतनी ज्यादा दब जाती है कि फिर वो ठोस बन जाती है बिल्कुल। और सूखे में बोनी करने से एक फायदा ये रहता है कि मिट्टी का भुरभुरापन बना रहता है, मिट्टी भुरभुरी रहती है। और सूखे में अगर आप बुआई करते हैं तो उसमें एक तो फसल का अंकुरण बहुत अच्छा होता है, फसल का स्थापन अच्छा होता है। हाँ। और इसके अलावा आपको उत्पादन भी भरपूर मिलता है, लागत में कमी आती है, समय पे आप खेती कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जैसे ही आपकी खरीफ की फसल कटे तो आप 1 सप्ताह के अंदर खेत की हकाई जुताई करके खेत को भुरभुरा तैयार करें। उस 1 सप्ताह में हल्की सी नमी आपके खेत में जो मौजूद रहती है उसका इस्तेमाल हमें अपने खेत की तैयारी के लिए करना है। लेकिन अगर आप वो 1 सप्ताह का मौका चूक गए तो उसके बाद फिर धूप तेज होती है और मिट्टी कड़क हो जाती है, फिर वहाँ की हकाई जुताई बिना पलेवा के करना संभव नहीं हो पाता। तो कोशिश ये करें कि जैसे ही आपकी फसल कटती है खरीफ की, 1 सप्ताह के अंदर आप 2 हकाई जुताई पंजा या पावड़ी से आप लोग करते हैं और उसके पीछे एक भारी पाटा, जैसा कि वो बिजली का खंबा इस्तेमाल करते हैं गाँव में, वो आप साथ ही चलाइए तो आगे आगे ये पंजा जुताई करेगा और जो ढेपड़े निकलेंगे ये पाटा उसको चूरा करता हुआ जाएगा। एक बार आड़ी और एक बार खड़ी 2 जुताई कर देने से आपका खेत एकदम भुरभुरा तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें कहीं दरारें नहीं पड़ेंगी और नीचे की जो नमी उस खेत की है वो भी संरक्षित हो जाएगी और ऊपर से जब आप सिंचाई देंगे तो आपके खेत में कम सिंचाई जल की आवश्यकता होगी। आजकल तो सर रोटावेटर भी हर किसान के पास हो गया है जी, तो उसका उपयोग भी कर रहे हैं किसान लोग। नया साधन, बिल्कुल नया साधन जो है वो रोटावेटर है। तो रोटावेटर से भी आप अपने खेत को भुरभुरा कर सकते हैं, लेकिन रोटावेटर से पहले अगर आप एक बार कल्टीवेटर चला दें ताकि ये खापे वगैरह निकल जाए और उसके बाद रोटावेटर चलाएं तो फसल अवशेष सभी जो है टूट जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, जो आपकी बोनी में या अन्य शस्य क्रियाओं में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते। किसान भाइयों, हमारे किसानों का एक और अनुभव रहा है कि रोटावेटर से जमीन अच्छी हो जाती, लेकिन उसके पहले हमें जैसे सोयाबीन या और कोई फसल खड़ी है और उसको कटाई के बाद में कम से कम 2 बार अच्छी गहरी जुताई कल्टीवेटर से करने के बाद ही रोटावेटर करें, ताकि भुरभुरापन मिट्टी में बना रहे और जड़ें अंदर तक गेहूं की जा सके। उसके लिए गहरी जुताई जरूरी है रोटावेटर अगर कर रहे हैं हम तो। और सर आगे बता रहे हैं और उसके बारे में जी। और दूसरी जो मुख्य बात है वो है सूखे में बुआई करना। आपको खाद और बीज दोनों की बुआई सूखे में करना है। इनको डालना नहीं है, छिड़कना नहीं है, बल्कि इनकी बुआई करना है ना। किसान भाई इस पे विशेष ध्यान दें। खाद हमेशा गहरा यानी 2.5 से 3 इंच गहरा और बीज हमेशा उथला यानी 1 से 1.5 इंच गहरा। जब आप इस तरह से उसकी बोनी करते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपको सुनिश्चित और अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन यदि इसमें आप ऊपर नीचे करते हैं, या बहुत सारे किसान आज भी ये पद्धति गांव में है कि खाद बीज एक साथ मिला के बोते हैं, तो उस पद्धति में उनको उत्पादन नहीं मिलता है। खाद की उपयोग क्षमता भी कम हो जाती है, बढ़वार करते हैं और गेहूं के मुकाबले उनकी बढ़वार ज्यादा हो जाती है, जिससे कि पैदावार में
कमी आती है। हाँ। तो दूसरी बात का आपको ध्यान ये रखना है कि खाद हमेशा गहरा और बीज को उथला बोएं। ये हाँ। इसके लिए नया यंत्र आता है आजकल, ज्यादातर किसानों के पास उपलब्ध है, डबल पेटी सीड ड्रिल, हाँ। जिसमें कि दांते इस तरह से रहते हैं, हाँ। ऊपर नीचे। तो जो गहरा दांता गया है उस वाली पेटी में आप खाद डालेंगे, हाँ। और जो ऊपर है उस वाली पेटी में आप बीज डालेंगे। जिन किसानों के पास एक ही पेटी वाली सीड ड्रिल है वो इस काम को 2 बार में कर सकते हैं। यानी कि पहली बार खाद की बुआई कर दे, खाद की बोनी उसको गहरा करके चलाएं, खाद बोएं, और दूसरी बार जब बीज बोना हो तो उसको उथला चलाएं, ऊपर ऊपर चलाएं। खाद बोते समय किसान भाई एक अतिरिक्त काम कर सकते हैं, जो जुताई के समय आपने भारी पाटा इस्तेमाल किया था, उस पाटे को आप दोबारा से जो है खाद के साथ भी इस्तेमाल करें, तो ये एक अतिरिक्त जुताई का भी काम कर देता है। ढेले बच्चे कुछ ढेले भी बारीक हो जाएंगे जी, वो ढेले बारीक हो जाते हैं। तो ये करने के साथ फिर आपको एक अतिरिक्त जुताई जो बीच में किसान करते हैं वो करने की आवश्यकता नहीं होगी। और आपको ये ध्यान रहे कि इसमें लागत में कोई बढ़ोतरी नहीं आती है। बहुत सारे किसान ऐसा सोचते हैं कि इससे शायद लागत बढ़ेगी, लेकिन 2 बार करने से भी लागत नहीं बढ़ेगी। आपकी एक अतिरिक्त जुताई जो आप करते हैं उसी की जगह पर आप जो है खाद की बोनी करें और साथ में पाटा चलाएं। इसके बाद तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है, खाद के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए पहले। खाद कितना डालें, कौन सा डालें? जी खाद की भी चर्चा करते हैं हम लोग, अगर एक तरफ से चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद तीसरी और मुख्य बात यह है कि जब आपने गेहूं की बुआई की तो गेहूं की बुआई के बाद में आपको ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आप क्यारियां बना करके सिंचाई करें, बजाय कि पुरानी जो पद्धति थी सरी बनाने की। तो अगर आप क्यारियां बनाएंगे तो उसके लिए बोनी के बाद आपको खेत में केवल आड़ी और खड़ी दोनों तरफ से नालियां बनानी है। सूखे खेत में नालियां बनानी है, जो कि आप ट्रैक्टर और रीजर के द्वारा बना सकते हैं, या छोटे किसान हल बैल के द्वारा भी बना सकते हैं, और अंत में अपने खेत के चारों ओर भी नाली बना देते हैं। तो इस तरीके से बोया हुआ गेहूं का खेत ऐसा दिखता है जैसे कि उसमें चौकोर क्यारियां हैं और हर क्यारी के चारों ओर नाली है। एक एक क्यारी को आप नाली से पानी उसमें खोल के पिलाते जाएं और पानी को आगे बढ़ाते जाएं। इस पद्धति से यदि आप सिंचाई करते हैं तो ये मान के चले कि आपकी सिंचाई उपयोग क्षमता जो है दुगनी हो जाती है, यानी कि आधे पानी में ही आपका सिंचाई का काम पूरा हो जाएगा। और ऐसे किसान जिनके पास कम पानी उपलब्ध है वो भी जो है ज्यादा पानी वाले गेहूं की खेती कर सकते हैं। इसके लिए सर कुछ खेत समतल होना जरूरी है कि ढालू खेत में भी कर सकते हैं? ढालू खेत में भी आप इस पद्धति को अपना सकते हैं। अच्छा। ढलान वाले खेतों में जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप ढलान की विपरीत दिशा में बुआई करें। जैसे यदि ऊपर से नीचे ढलान है तो आप इस तरफ से आप अगर बुआई करें ताकि वो पानी आपका रुकता हुआ धीरे धीरे जाए और गहरा अंदर जाएगा खेत के अंदर, तो वो पौधों को ज्यादा दिनों तक उपलब्ध रहेगा और उससे जो है पैदावार आपकी अच्छी आएगी। और बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में ये तरीका उपयोग किया गया, तो वहाँ जो है उनके यहाँ पैदावार पहले से करीब 1.5 गुना मिलने लगी। अच्छा। इसके बाद और फायदा मेरे को दिखता है सर कि जो सरी बांधते हैं अपन तो उसमें गेहूं तो उगता नहीं, पानी जो बनाते हैं जो पुरानी पद्धति है हमारी, वो नुकसान जो होता है किसान का उससे भी इसमें बचा जा सकता है। जी, आप ये मान के चलें कि सरी वाली पद्धति में चूंकि थोड़ी थोड़ी दूर पर मेड़ बनती है, तो उसमें करीब 15% खेत खाली रह जाता है, क्योंकि मेड़ों के ऊपर दाने उगते नहीं। हर 10 फीट पे क्या वो रहती है? जी। जबकि क्यारी पद्धति में आप देखेंगे तो इसमें आपका जो खाली क्षेत्र रहता है वो मुश्किल से 5 से 6% है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अगर आप क्यारी पद्धति में आपने बीज दर कम रख के भी बोनी की है तो आपको पौधों की संख्या इसमें ज्यादा दिखेगी, इसीलिए इसमें उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। और अगर आप क्यारी पद्धति से बोते हैं तो एक मोटे तौर पे ये अनुसंधान में अनुमान लगाया गया कि आपकी लागत 1/3 कम हो जाती है और आपका उत्पादन करीब 50 से 70% तक ज्यादा आता है। तो इसमें किसानों को दोनों तरह से ही फायदा है। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो है कि आप कौन सी किस्म चुने। संस्थान ने अनेक प्रकार की जो गेहूं है वो उनका अनुसंधान किया है। तो गेहूं की बोनी का आप ध्यान रखें, अगेती बोनी, समय से बोनी और पछेती बोनी, 3 समय पर बुआई की जाती है। अगेती बोनी वो किसान करते हैं जिनके पास कम पानी उपलब्ध हो, जो 2 या 3 सिंचाई में गेहूं लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है अगेती बोनी होती है। इसका समय जल्दी होता है। कौन ये समय आप उपयुक्त रहता है सर उसके लिए? 20 अक्टूबर से 10 नवंबर। अच्छा। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके जल स्रोत जल्दी सूख जाते हैं,
और वो ऐसी जाति चाहते हैं कि जिसकी बुआई जल्दी कर सके। तो ये जो कम पानी वाली प्रजातियां संस्थान ने विकसित की हैं, उनकी खेती आप जल्दी कर सकते हैं और उनके अंदर अगेती गर्मी सहने की शक्ति होती है। सूखा और गर्मी का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। 20-25 अक्टूबर के आसपास गर्मी बहुत ज्यादा होती है, कार्तिक मास की गर्मी तो बहुत खतरनाक रहती है। उस समय पर अगर आप ज्यादा पानी वाला गेहूं लगाएंगे तो वो उसके ऊपर गर्मी का असर बहुत ज्यादा होता है और उसकी पैदावार आधे से भी कम हो जाती है, चाहे आपने उसमें भरपूर पानी दिया हो, भरपूर खाद दिया हो, सारे संसाधन देके भी आपको उसमें अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। जबकि यदि कम पानी वाली जातियां जो संस्तुत की गई है, उनकी बोनी आप 20 अक्टूबर को भी करें तो आपको उनसे अच्छा उत्पादन मिलेगा। इनमें उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, दोनों तरह की जातियां हैं, जैसे शरबती चंदौसी या रोटी वाला गेहूं। उसमें यहाँ की पुरानी प्रजाति थी HI 1531 या हर्षिता, जो किसानों में काफी पॉपुलर थी और इसको शरबती गेहूं के नाम से जाना जाता था। रोटी की इसकी बड़ी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी थी, तो ये किसानों ने बहुत पसंद किया। 2 पानी में इसका उत्पादन 35-40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आसानी से मिलता था। इसी श्रेणी की 2 नई प्रजातियां संस्थान ने विकसित की है। जो शरबती जो ये तो करीब 4000 के भाव में बिकता है किसान जी। इसका भाव महंगा गेहूं यही है। इसका भाव किसानों को अतिरिक्त भाव मिलता है, तो इस वजह से कई बार किसान ये सोचता है कि इनकी पैदावार कम है, लेकिन यदि लाभ लागत का हिसाब लगाएं तो जितना लाभ आपको ज्यादा उत्पादन वाली जातियां देती हैं, उतना ही लाभ आपको ये कम पानी वाली जातियां भी देती हैं। तो कुल मिला के आप देखें तो लाभ और लागत के अनुमान से, चाहे वो ज्यादा सिंचाई की जाती हो या कम सिंचाई की जाती हो, आपको शुद्ध लाभ एक प्रति यूनिट खेत से उतना ही मिलेगा। इसके अलावा इसी श्रेणी की नई जातियां विकसित की गई हैं, जिसमें HI 1605 या पूसा उजाला है। और इसके बाद अभी इसी साल एक वैरायटी रिलीज हुई है HI 1655 या पूसा हर्षा के नाम से। तो ये तीनों जातियां जो हैं ये प्रीमियम क्वालिटी हैं। किसान भाई इनको देसी गेहूं भी कह सकते हैं, जैसी कि पहले सुजाता या C306 चलती थी, ये उसी श्रेणी की जातियां हैं। तो इनकी खेती आप 2-3 पानी में करें, जल्दी बुआई करके करें। और जो भी किसान चाहे तो इसकी पैकिंग करके प्रीमियम चपाती या प्रीमियम रोटी के लिए जहां जहां बड़े शहरों में मांग है, वहां इनको आप भेज सकते हैं। और साथ साथ इनको लगाने में आपको ये फायदा है कि कम पानी में अच्छा उत्पादन देती है। जो किसान भाई नई किस्मों के बारे में जानकारी चाह रहे थे, तो ये 1655 जो किस्म है ये अभी इसी साल रिलीज हो चुकी है। जी रिलीज हो चुकी है। और अगेती बुआई के लिए सबसे बढ़िया किस्म ये नई आई है। इसका बीज प्राप्त करने का प्रयास करें किसान, और इसको ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास करें। इसी तरह से इस श्रेणी में मालवी गेहूं की भी कई प्रजातियां विकसित की गई। यदि किसान भाई कम पानी में मालवी गेहूं लगाना चाहे तो संस्थान की प्रजातियां हैं, जैसे कि HI 8802, HI 8805, HI 8823 और HI 8830। ये 4 जातियां जो हैं बहुत अच्छी जातियां हैं। इनमें से 8802 और 8805 ऊंचे कद की हैं, बाकी 8823 और 8830 ये दोनों मध्यम कद की हैं। तो बहुत सारे किसानों को ये दिक्कत होती है कि पकते समय यदि कभी आंधी या मावठा आता है तो उसके आड़ा पड़ने की संभावना होती है। तो ये जातियां यदि आप 8830 और 8823 ये लगाएंगे तो ये गिरती नहीं है। और यदि मावठा आता है तो ये उसका अतिरिक्त लाभ उठाती है और इनका उत्पादन थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो ये सभी जातियों में से आप अगेती बुआई के लिए चुने। इनके अलावा आप जो है वो अन्य जातियों की बोनी जो ज्यादा उत्पादन वाली है या समय से बोने वाली है, उनको आप जल्दी ना बोएं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इनकी बोनी आप जल्दी जो है 20 अक्टूबर के आसपास 20 से 30 अक्टूबर को करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा जो समय से बोने की बात करें तो उनमें वो किसान लगाते हैं जिनके पास 4-5 सिंचाई उपलब्ध हो। तो वो किसानों के लिए हमारे पास शरबती गेहूं या चंदौसी रोटी वाले गेहूं की बात करें तो उसमें अभी तक जो सबसे पॉपुलर वैरायटी किसान पसंद करते हैं उसका नाम है HI 1544 या पूर्णा। रोटी के लिए समस्त अपने आप मान के चलेंगे मध्य भारत और पूरे भारत में ये प्रजाति फैल गई है और रोटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी श्रेणी में संस्थान की 2 नई प्रजातियां आ गई हैं। इनमें HI 1636 या पूसा वकुला के नाम से और HI 1650। तो ये वैरायटीज जो हैं ये दोनों की दोनों नई आई हैं। पहले से इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, रोटी की गुणवत्ता बेहतर है और उत्पादन में भी ये पहले से आपको
ज्यादा मिलेंगी। अच्छा। तो ये तीनों प्रजातियां रोटी वाले गेहूं के लिए वो किसान जिनके पास 4-5 सिंचाई हो वो ये लगा सकते हैं और इनकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा इसी श्रेणी की मालवी गेहूं की प्रजातियां हैं। ऐसे किसान जो मंडी के लिए गेहूं ले जाना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध जाति है HI 8663 या पोषण के नाम से। तो वो वैरायटी जो है किसान अच्छी लगा रहे थे। उसके बाद 3 और नई प्रजातियां मालवी गेहूं की विकसित की गई है, जिनमें कि पूसा मंगल, पूसा अनमोल और पूसा तेजस। तो ये चारों वैरायटी में से कोई भी आप जो है वो समय से लगा सकते हैं 4-5 पानी में। और पूसा तेजस जो है इसने तो अधिकतम उत्पादन के बहुत सारे नए कीर्तिमान बनाए हैं। और मध्य भारत के मध्य भारत के बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने इसकी 80-85 क्विंटल तक उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर में लिया है। तो ये जो है वो समय से बोने वाली जातियां हैं। इनकी बोनी का ध्यान रखें कि ये जब हल्की ठंड शुरू होती है तभी इनकी बोनी करें। इनका सबसे अच्छा समय 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में होता है। अच्छा। तो इनको आगे पीछे ना बोएं। इनके अंदर अगेती और पछेती दोनों प्रकार की गर्मी सहने की ताकत नहीं होती है। अच्छा। तो इनकी बोनी समय से करना बहुत आवश्यक होता है। समय से अगर आप बोनी करेंगे तो आपको निश्चित ही इनसे अच्छा उत्पादन और उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता मिलेगी। समय से बोनी करने का मतलब वही कि जो ठंड जिसको अपन कहते हैं कि घी जमने लग जाए या खोपरे का तेल जमने लग जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, कैलेंडर के हिसाब से हम लोग उसको 10 नवंबर की तिथि मानते हैं। बाकी कोई किसान 2-4 दिन आगे पीछे करना चाहे तो वो अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर करने से फिर नुकसान होता है। इसके अलावा एक और स्थिति है खेती की जिसको हम पछेती खेती कहते हैं। ये वो किसान करते हैं जिनके पास पूरे साल पानी उपलब्ध रहता है और वो बीच में एक अन्य फसल लेते हैं। जैसे यहाँ का मुख्य फसल चक्र सोयाबीन गेहूं। तो सोयाबीन गेहूं के बीच में वो एक अतिरिक्त फसल लेते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन, कोई भी सब्जी ले लिया, मटर हो गया, सरसों हो गया। जी, आलू और मटर लेते हैं। तो ये फसलें लगाने के बाद अगर आपका खेत दिसंबर के महीने में खाली होता है तो आप इनकी बोनी जो है देर से बोने वाले गेहूं की दिसंबर के महीने में कर सकते हैं। अच्छा। इसमें हमारी पुरानी प्रजाति थी HD 2932। तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। और उसी श्रेणी में एक नई जाति अभी रिलीज हुई है 2 साल पहले, जिसका की नाम है HI 1634 उषा अहिल्या के नाम से। जी। ये प्रजाति जो है इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ये रोटी वाला गेहूं है और देर से बोने पर भी इसका उत्पादन आपको 45-50 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बड़े आराम से मिल जाता है। इसको सर कुछ किसान समय से बोनी वाले अवधि में भी कर रहे हैं तो उसमें फर्क पड़ेगा इसमें? जी, अगर आप पूसा अहिल्या की बोनी समय से करते हैं तो निश्चित ही आपको जो समय से बोनी वाली जातियां हैं करीब करीब उसी के जैसा उत्पादन इसमें भी मिलता है। इसकी अधिकतम क्षमता जो है 70-75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। अच्छा, काफी अच्छी है फिर तो। जी, काफी अच्छी। बाकी सस्य क्रियाओं में 2-3 बातें और हैं जो अपने को ध्यान रखना है। जी। एक और मुख्य बात जिसकी तरफ मैं सभी किसानों का ध्यान दिलाना चाहूंगा वो है बीज दर। जी। बीज दर किसान अभी भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बीज दर की भी एक सीमा होती है। यदि हम बीज दर को उस सीमा से ज्यादा डालेंगे तो फिर उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। सामान्य तौर पर हम ये मानते हैं कि आपको 1 हेक्टेयर में 100 से 125 किलो बीज डालना चाहिए। छोटे दाने का बीज या मध्यम हो तो 100 किलो या 105 किलो तक आप डालें, और अगर मध्यम दाना है तो 110 किलो तक, और अगर बड़ा दाना है तो 125 किलो तक, जैसे कि मालवी गेहूं वगैरह है। इससे ज्यादा बीज आप ना उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। इसमें आपका भरपूर पौधों की संख्या दिखाई देगी, कल्ले भी अच्छे फूटेंगे और हर एक पौधे से आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा। ये सर जो बीज दर बताइए आपने हेक्टर के अलावा थोड़ा सा एकड़ में अगर आपको याद हो तो बताइए। जी, एकड़ में आप ये मान के चलें कि यदि मध्यम दाना है तो आप 40 किलो एकड़। अच्छा। और बड़ा दाना है तो 50 किलो, जबकि हमारे यहाँ तो 70 किलो एकड़ तक डाल देते हैं, 60 किलो एकड़ तक डाल देते हैं, तो वो बहुत गलत होता है। अधिक बीज दर डालने से किसानों को नुकसान होता है। दाना भी छोटा रह जाता है, उसका मार्केट वैल्यू भी कम हो जाता है। मार्केट वैल्यू कम होती है। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आप बीज दर ज्यादा डालेंगे तो पौधे में कल्ले नहीं फूटते हैं, आपस में कंपटीशन होता है और पौधों की ऊंचाई ज्यादा होती है। ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी तो भी वो ओस और नमी से ज्यादा उसमें बालियां छोटी आती है, पैदावार कम होती है। और इस तरीके के खेत को जब पकते समय मावठा चलता है तो उसके आड़ा गिरने की संभावना ज्यादा होती है। पूरी संभावना रहती है।
तो इसलिए किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि बीज दर जितना बताया गया उतना ही इस्तेमाल करें, समय से बोनी करें, नई से नई प्रजाति की खेती करें। इसके अलावा जो एक और मुख्य बात याद रखने वाली है वो है संतुलित खाद का उपयोग। किसान भाई, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये 3 तत्व रासायनिक खाद के रूप में डाला जाता है। तो इनका जो अनुपात है वो ध्यान रखना अपने को 4, 2 और 1, यानी 4 भाग नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग पोटाश। यदि इस अनुपात में खेत में देते हैं तो ये गेहूं की खेती के लिए संतुलित खाद कहलाता है। बाकी आपको ध्यान ये रखना है, जैसे कि इंदौर में यदि हम माने कि 4 बीघा में 1 हेक्टेयर माप होती है खेती की, बड़े बीघे में जिसको 27,000 स्क्वायर फीट का बीघा बोलते हैं, उसमें 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होते हैं। तो ये खाद डालने के लिए एनपीके 4:2:1 के अनुपात में सबसे अच्छी खाद जो हम लोग मानते हैं वो होती है मिक्सचर खाद एनपीके 12-32-16 और यूरिया। तो ये दोनों खाद आप अगर बराबर मात्रा में डालेंगे तो ये 4:2:1 का अनुपात अपने आप बन जाता है। संतुलित होती है और ये सबसे जो है वो कम लागत वाली खाद है, डालने में भी सुविधाजनक है और ज्यादातर किसानों के यहाँ उपलब्ध भी होती है। और किसानों को यदि कभी ऐसा लगता है कि उपलब्धता में दिक्कत है तो वो सीजन से 1 आध महीना पहले अपने खाद का इंतजाम करके रखे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी इसका एक मोटा हिसाब जो किसान याद रख सकते हैं, तो प्रति बीघा में 70 किलो दोनों खाद, यानी 70 किलो एनपीके और 70 ही किलो यूरिया ये ज्यादा पानी की खेती के लिए आपको डालना है। और ये देना कब है इसका? हाँ, इसका समय भी मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊं, यदि आप कम पानी की खेती कर रहे हैं तो वहाँ आपको डालना है मात्र 40 किलो दोनों खाद। अच्छा। और अगर आप देर से बुआई कर रहे हैं तो वहाँ डालना है आपको 50 किलो दोनों खाद। बाकी ये ध्यान रखें, अगर आप कम पानी की खेती कर रहे हैं तो आप दोनों खाद को मिक्स करके और बोनी से पहले सारी की सारी मात्रा एक साथ जमीन के अंदर दे दें। यूरिया को भी बोनी के पहले जी, यूरिया और एनपीके 12-32-16 दोनों। अच्छा। लेकिन यदि आपकी बुआई समय की या देर की है, उस अवस्था में हम यूरिया की आधी मात्रा लेते हैं और एनपीके की पूरी मात्रा लेते हैं। उसकी जो है बुआई गेहूं से पहले कर देते हैं जमीन के अंदर और बाकी बची हुई यूरिया की आधी मात्रा को 2 भाग में तोड़ के देते हैं, जो कि 2 अगले पानी के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाता है। आमतौर पे यदि हम पानी की बात करें तो ज्यादा पानी वाले गेहूं या समय से बुआई में हम 20-20 दिन के अंतराल से 4 सिंचाई करते हैं, 20, 40, 60, 80। तो जो आधा बचा हुआ यूरिया है उसके 2 भाग करें, 25% और 25%। तो 25% 20 दिन वाले पानी पे और बाकी बचा हुआ आखिरी 25% 40 दिन वाले पानी पे। तो इस तरह से अगर हम देंगे तो पूरे साल जो है वो पूरी सीजन तक यूरिया या नाइट्रोजन पौधे को उपलब्ध रहती है, बढ़वार उसकी संतुलित होती है और उससे जो है वो अच्छी से अच्छी आपकी उत्पादन की गुणवत्ता भी बनती है और उत्पादन भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। किसान भाई, सर ने हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो अभी तक हम किसानों को मालूम नहीं थी, कि बोनी के पूर्व भी यूरिया को दिए जाने से फसल में फायदा होता है। सर ने जैसा बताया अभी कि हम जैसे एनपीके बोनी के पूर्व या बोनी के साथ में जो शेड्यूल में गेहूं के साथ में देते हैं, उसके साथ में अगर यूरिया भी दिया जाए तो उससे भी गेहूं की फसल में हमारे उत्पादन में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ये एक नई बात हमें आज पहली बार जानकारी मिल रही है ऐसी। उसका सर फायदा कैसे मिलता होगा सर? वो यूरिया तो गल जाता है जल्दी। तो उसका फायदा ऐसा मिलता है कि देखिए, हम जब अगेती बोनी करते हैं तो वो कम पानी वाली प्रजाति है जी। कम पानी वाली प्रजाति में हम आमतौर से मान के चलते हैं कि 2 से 3 सिंचाई किसान के पास उपलब्ध होगी। तो पहली सिंचाई तो हर तरह के गेहूं में किसान को गेहूं बोने के तुरंत बाद करना है, चाहे वो अगेती हो, समय से हो या पछेती हो। लेकिन इसके बाद की जो सिंचाई है उसमें अंतराल अलग अलग होते हैं। यदि कम पानी की गेहूं की खेती आप कर रहे हैं तो उसमें आपको बाद में 2 सिंचाई करना होता है। पहली सिंचाई 35 से 40 दिन और दूसरी और अंतिम सिंचाई 70 से 75 दिन। लेकिन यदि कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि कम सिंचाई जब किसान करता है यानी कि उसके पास जल की उपलब्धता कम है, 70 दिन तक तो पानी रहेगा। तो यदि वो 70 दिन वाला पानी नहीं दे पाएगा तो बिना पानी के अगर आप बाद में यूरिया डालेंगे तो उसका फसल उपयोग नहीं कर पाएगी। इसलिए ऐसी खेती में यूरिया पहले देने के लिए संस्तुत किया गया है। ताकि वो शुरू के पानी में और 35 दिन वाले पानी में पूरे यूरिया का उपयोग फसल कर ले और वो अपनी बढ़वार जो है सुनिश्चित कर ले, पैदावार भी उसको अच्छी मिल जाए।
अच्छा, और ये तो हो गई खाद की बात, उसके बाद में सिंचाई की बात कर लेते हैं। हाँ, सिंचाई की। सिंचाई के लिए किसान भाई ध्यान रखें, जैसा मैं अभी बता रहा था कि कम पानी वाली खेती में आपको बाद में उगने वाले पानी के बाद 2 सिंचाई करना है। पहली 35 से 40 दिन और दूसरी 70 से 75 दिन। इसमें कई किसान जो है वो गलत भी, उल्टा सीधा भी सिंचाई करते हैं, तो कृपया मेरी ये सलाह है कि किसान भाई ऐसा ना करें। किसान ऐसा सोचते हैं कि ये जल स्रोत सूख जाएगा तो मैं इसमें जल्दी पानी दे दूं, तो वो जल्दी पानी देने से फसल में फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। अगर शुरू में जल्दी पानी देंगे तो फसल में कल्ले बहुत ज्यादा फूटेंगे और बाद में जब पानी उसको नहीं मिलेगा तो वो सारे कल्ले एक साथ सूख जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इससे अच्छा ये है कि हम उसको पानी जो है वो लंबे अंतराल पे दें, ताकि बेशक उसमें कम कल्ले बने लेकिन उन सभी कल्लों में जो है वो दाने आए, बाली अच्छा बने, दाना अच्छा बने और मोटा भी बने वो। जी तो जी, बारीक दाना तो इसीलिए सिंचाई के अंतराल का हमें ध्यान रखना है कि कम पानी अगर है तो आप बेशक से 70-75 दिन वाला पानी उपलब्ध ना हो तो ना दें, उगने का पानी दें, उसके बाद में 35-40 दिन वाला पानी दें। इतने में भी आपको कम पानी वाली प्रजातियां प्रति हेक्टेयर 30-35 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से दे देती है। इसके बाद यदि समय से बुआई की बात करें तो उनमें पानी भरपूर उपलब्ध होता है। वहाँ किसानों को संस्तुत किया गया है कि 20-20 दिन के अंतराल से 4 सिंचाई करें, यानी 20, 40, 60 और 80 दिन के आसपास अंतिम सिंचाई का समय होता है। यदि आपके पास जल उपलब्ध है उसके बाद तो भी आपको उसके बाद सिंचाई नहीं करना है। अन्यथा जो है वो उसकी गुणवत्ता भी खराब होती है और पैदावार में भी कमी आती है, बाजार भाव भी कम मिलेगा। कलर खराब हो जाता है। किसान भाई ध्यान रखें, बहुत सारे किसान जो है वो नहरों के किनारे जो खेती करते हैं वो अक्सर जो है उसके बाद भी पानी 90, 95, 100 दिन में भी देते रहते हैं, तो उससे पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर उसका विपरीत असर पड़ता है। देर से जब हम बुआई करते हैं तो उस अवस्था में भी हमें 4 सिंचाई लगाना पड़ती है। वहां आप सिंचाई का अंतराल 20 दिन की जगह कम करके 16-17 दिन या 17-18 दिन कर सकते हैं। ऐसे किसान जहां पर कि पहाड़ी खेत है, ढलुआ खेत है या बलुई मिट्टी है, तो वहां एक सिंचाई जो है वो बढ़ा सकते हैं और वहां जो है वो सिंचाई का अंतराल भी थोड़ा सा अपने खेत के अनुसार वो कम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और सिंचाई हो गई, अपना गेहूं पकने का आ गया, उस समय कोई सावधानी बरतने की चीज और खरपतवार के बारे में कुछ बताइए सर। बाकी रोग और खरपतवार का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोगों के लिए यदि बात करें तो अगर आप नई किस्म की जाति बो रहे हैं तो ये मान के चलें कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक रोग है गेहूं का वो है गेरुआ। तो वो गेरुआ से बचाव आपका नई प्रजाति अपने आप कर देती है, प्रतिरोधक क्षमता वाली रहती है। जी। तो आपको ये करना है कि गेरुआ रोग से बचाव के लिए नई जाति को चुनना है और पुरानी जातियों को छोड़ना है, बंद करना है। इसके अलावा 2 तरह के गेरुआ होते हैं, काला गेरुआ और भूरा गेरुआ। काला गेरुआ किसान भाइयों मालवी गेहूं में या ड्यूरम में आता है। अच्छा। और भूरा गेरुआ जो है वो शरबती चंदोसी या रोटी वाले गेहूं में ही आता है। अच्छा। और ये दोनों गेरुआ कभी एक दूसरे में नहीं जाते। अच्छा। तो इसका फायदा हम इस तरह से उठा सकते हैं कि यदि हमारे किसान भाई दोनों तरह की जातियां लगाएं, शरबती चंदोसी और मालवी भी, तो कभी अगर एक तरह का गेरुआ एक खेत में आ भी जाता है तो दूसरी प्रकार की जाति उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। अच्छा। और ये रोग कभी भी जो है महामारी के रूप में नहीं फैल पाएगा, जो कि पहले हमारे मध्य भारत में 2-3 बार ये अवस्था आ चुकी, क्योंकि एक ही प्रकार का गेहूं बोया जाता था और ये महामारी गेरुआ आने से फिर बड़ी तेजी से ये फैलता है और फिर ये पूरे के पूरे गेहूं को ये खत्म कर देता है। अच्छा। तो गेरुआ से बचने के लिए एक तो नई जाति का उपयोग करें और दूसरे शरबती चंदोसी के साथ साथ मालवी गेहूं की भी खेती करें। दोनों तरह की किस्में लगाएं जी। तो इसके अलावा अन्य कोई रोग जो है वो बीज जनित यदि आते हैं तो उसके लिए आपको सावधानी ये रखना है कि आप बीज का जो भी चुनाव करें वो अच्छे स्रोत का बीज हो, अच्छी जगह से लें और प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। और कई बार किसान भाई दूसरे जिलों में कहीं भ्रमण वगैरह पे जाते हैं, वहां से बीज ले आते हैं, तो कई बार उनके साथ जो है वो खरपतवारों के बीज या रोगों के रोगाणु भी आ जाते हैं। तो हमेशा ये सावधानी रखें किसान बंधु कि ये अपने क्षेत्र के लिए जो संस्तुत नई जातियां हैं उनमें से ही चुने और हमेशा अच्छे स्रोत से प्रमाणित बीज लाएं, तो अन्य कोई भी रोग आपके यहाँ नहीं आएगा। विशेष कोई दिक्कत होती है तो आप जो है वो किसी भी वैज्ञानिक को या कृषि विभाग को या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से आप संपर्क करें, उनको बताएं और उनकी संस्तुति के बाद ही किसी किस्म की दवा का
उपयोग करें, अन्यथा कई बार जो है वो फायदे की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है। इस वर्ष सर देखा गया है कि कुछ इल्लियों का भी प्रकोप हुआ, कुछ फफूंद रोगों का भी प्रकोप हुआ, तो किसान कई लोग फफूंदनाशक भी आजकल गेहूं में डालने लग गए, कीटनाशक भी डालने लगे। तो वास्तव में क्या इनसे नुकसान हो रहा है क्या अभी इसने अपने यहाँ ऐसी परिस्थिति बन रही है क्या? यदि आप इल्ली की बात करें और फफूंद की बात करें तो कुछ जगहों पर ये जरूर देखा जा रहा है जी। लेकिन ये ऐसी अवस्था होती है कि ये रोग जो है वो पनपने में उसको मदद करता है। अच्छा। तो किसान भाइयों को क्या ध्यान रखना है, एक तो वो अपने खेतों में संतुलित खाद दे। अच्छा। एनपीके की मात्रा जो है उसका अनुपात 4-2-1 से ऊपर नीचे ना करें। दूसरी बात, यूरिया जो है जरूरत से ज्यादा न दें। सिंचाई जितना बताया गया वो भी जरूरत से ज्यादा न दें। तो बीमारियां कम आएंगी। संस्तुत प्रजातियां बोए, समय से बोनी करें। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये रोग, कीड़े, इल्लियां और फंगस जो लग रही है ये उनके खेतों में नहीं आएगी। दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि यदि थोड़ा बहुत कोई रोग या कीड़ा आता है और वो 5% से कम है, अच्छा, और आपको वो आर्थिक तौर पे क्षति नहीं पहुंचा रहा है, तो उस केस में आपको उसमें किसी प्रकार की दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवाइयों का ज्यादा उपयोग भी आपके वातावरण में जहर घोलता है और वो आपकी मिट्टी और फसल में भी उनके अवशेष रह जाते हैं जो बाद में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। और कीटनाशक छिड़काव करने से भी स्वास्थ्य पे तो असर पड़ता ही है उसका। बाकी यदि आपको कोई ऐसी चीज लगती है कि ये रोग बहुत तेजी से फैल रहा है या इल्ली या कीड़ा ज्यादा आ रहा है, तो उस अवस्था में भी आपको वैज्ञानिक से संपर्क करना चाहिए। आजकल जो है वो बहुत सारे वैज्ञानिक फोन पर भी उपलब्ध होते हैं जिनको कि आप व्हाट्सएप से भी ये मैसेज भेज सकते हैं, इनकी फोटो खींच के भेज सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हों, कृषि विभाग के हों या कोई भी राष्ट्रीय अनुसंधान के वैज्ञानिक हो, तो उनके पास आप भेजेंगे तो वो आपको फोन से ही उसका निदान भी बता देते हैं। और यदि आपके आसपास कोई अनुसंधान केंद्र है तो वहाँ आप सीधे पौधा या कीड़ा ले जाके उनको बता सकते हैं और उसका उचित निदान उसके उपरांत कर सकते हैं। ध्यान ये रखें किसान भाई की किसी भी दवा विक्रेता की सलाह से या सुनी सुनाई बातों से कोई भी रसायन का उपयोग न करें, अन्यथा कई बार आपका पैसा भी लग जाता है और वो आपके खेत और वातावरण को नुकसान ज्यादा और फायदा कम करता है, परिणाम भी नहीं इतना अच्छा मिलता है। जी जी। अब इसके बाद हम आते हैं किसान भाइयों खरपतवार के बारे में। सर से हम जानकारी लेते हैं कि खरपतवार नाशक का गेहूं में उपयोग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और कौन कौन से खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं हम। सर खरपतवार के बारे में हमें थोड़ा बताइए, गेहूं में कौन सा उपयोग किया जा सकता है? खरपतवार से यदि आप अपनी फसल को बचाना चाहते हैं तो जैसा मैंने गेहूं के लिए शुरू में बताया था कि बुआई करते समय ध्यान रखें, खाद को हमेशा गहरा बोएं और बीज को हमेशा उथला बोएं। ये काम जब आप करेंगे तो उसके अंदर जो भी खरपतवारों के बीज है वो अपना मुकाबला गेहूं की फसल से नहीं कर पाते। तो पहली बात तो वो उगते नहीं है, और यदि वो उगेंगे तो वो गेहूं के मुकाबले कमजोर होंगे, हल्के होंगे, जिनको कि बाद में आप निराई गुड़ाई से निकाल सकते हैं। स्वस्थ और अच्छी खेती करने के लिए किसानों को ये करना चाहिए कि जो भी खरपतवारों के बीज, चाहे वो उनकी लाइनों के बीच में हो, मेड़ों पे, रास्तों पे, नालियों में, या खेत के बाहर वाली जो मेड़ वगैरह है, रास्ते हैं, उनके ऊपर भी ये खरपतवारों के बीज बनते हैं। तो कोशिश ये करें कि हर जगह से आप खरपतवारों के बीज, खरपतवार जो है वो उनके पौधे निकालते रहें और बीज बनने से पहले निकाल दें। ये काम आप सतत करें और हर साल करें। जब आप ये प्रक्रिया करेंगे तो आप देखेंगे कि जब खरपतवारों के बीज नहीं बने तो वो धीरे धीरे आपके पूरे क्षेत्र में संख्या कम हो जाएगी। और ये प्रयास सभी लोग सामुदायिक स्तर पर करें तो अच्छा है। इसके अलावा आप करें तो नियंत्रण के लिए एक डोरा या व्हील हो, जिसको कहते हैं, वो हाथ से चलाया जाता है, वो भी उपलब्ध है आजकल। कृषि विभाग वाले आपको विस्तार से वो दिखा भी देंगे, बता भी देंगे। वो तो उपयोग करते भी हैं, तो अपने सोयाबीन वगैरह में करते हैं। जी जी जी, सोयाबीन में करते हैं, उसका उपयोग गेहूं में भी किया जाता है। तो ऐसा गेहूं जो आपने 9 इंच की दूरी पे लाइन से लाइन बोया है, उसमें आप वो डोरे 2 बार चला सकते हैं। पहली बार जब वो 10-12 दिन 15 दिन की गेहूं की फसल हो तो आप चलाएं, और दूसरी बार करीब 25 से 28 दिन 30 दिन तक आप वो डोरा चला सकते हैं। तो इससे बीच के सब खरपतवार निकल जाते हैं, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी निकल के गेहूं की लाइनों पे चढ़ जाती है। इससे जो है वो गेहूं की जड़ों को हवा भी लगती है
और एक ये अतिरिक्त सिंचाई का भी काम करता है, जो कि ये नमी को रोक के रखता है, रोक के रखेगा, संरक्षित रहेगी उससे। तो यदि किसान चाहे तो ये काम करने से एक तो खरपतवार का नियंत्रण होगा और दूसरे उनको कम पानी में ही ज्यादा उत्पादन मिलेगा, दोनों तरफ से फायदा मिलेगा। लेकिन यदि आप खरपतवारों की बात करें जी, तो गेहूं की खेती में दो तरीके के मुख्य खरपतवार आते हैं, सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले। सकरी पत्ती वालों की बात करें तो गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा या फलेरिस माइनर भी उसको बोलते हैं, ये सबसे गंभीर खरपतवार है गेहूं का, जो कि उत्तर भारत से चलता हुआ हमारे मध्य भारत में भी पहुंच गया। पहले यहाँ खेतों में कम दिखता था, लेकिन अभी पिछले 5-6 साल से ये खेतों में थोड़ा दिखने लग गया है। तो ये सबसे गंभीर खरपतवार है, इसका नियंत्रण किसान भाइयों को जरूर करना है। इसके अलावा जंगली जई, ये भी जो है वो खेतों में आती है, तो इसका आप ध्यान रखें। ये दो जो है वो सकरी पत्ती वाले मुख्य खरपतवार हैं। चौड़ी पत्ती वालों की बात करें तो बथुआ, चौलाई, रायडा, हिरनखुरी, ये सब खरपतवार हैं जो आते हैं। बाकी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार यदि कम मात्रा में है तो वो गेहूं की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तो उनके लिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कभी भी जब आप खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करें तो किसान भाई ध्यान रखें कि उसको वो सदैव अंतिम विकल्प के रूप में करें। पहले अन्य तरीके आजमा लें। यदि उनसे आपका नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, मजदूरों की उपलब्धता नहीं है, बहुत बड़े खेत हैं, बड़ी मात्रा में आपने गेहूं लगाया है, तब आप रासायनिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए अलग अलग दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए अलग है, सकरी पत्ती वालों के लिए अलग है, और कुछ ऐसी दवाइयां भी आ गई हैं जो दोनों का मिक्सचर है। यानी कि अगर आपके खेतों में सकरी और चौड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार हैं, उनका नियंत्रण भी आप एक ही खरपतवार नाशी से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल एक प्रचलित दवा है वेस्टा के नाम से आती है। 160 ग्राम एकड़ इसकी मात्रा डाली जाती है। अच्छा। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। और ये जो है दोनों तरह के खरपतवार खत्म कर देता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप किसी भी रसायन का खरपतवार नाशी के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो वो उसके लिए उपयुक्त खरपतवार नाशी है, उसकी सही मात्रा, सही समय और सही विधि से उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। अन्यथा जो है आप फायदे की जगह नुकसान भी हो जाता है। आमतौर पे वेस्टा का उपयोग किसानों को 25 से 35 दिन की फसल में उपयोग करने की सलाह दी जाती है, इससे पहले या इसके बाद नहीं करें। अच्छा सर, इसके साथ में ऐसा कुछ देखा गया खरपतवार नाशक उपयोग करने के कि सिंचाई के पहले करें या सिंचाई के बाद में करें, कैसा कुछ? खेत में खरपतवार नाशी का अच्छा असर होने के लिए थोड़ी सी नमी होना आवश्यक है। तो आपके खेत में जब सिंचाई कर दी गई हो तो उसके आप 3-4 दिन से लेके और 6-7 दिन के बीच में खरपतवार नाशी का उपयोग करें तो हल्की नमी रहती है और वो जो है खेत में अच्छा उसका असर दिखाई देगा। ज्यादा अच्छा देगा, नमी होना चाहिए जी, हल्की नमी। जैसे सिंचाई करें उसके जब भी अपन खेत में घूमने लायक, हाँ, घूमने लायक जब 2-3 दिन बाद अवस्था होती है तो आप उस समय जो है खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं। कटाई में कुछ सावधानी रखना चाहिए सर? कटाई के लिए जी कटाई के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपकी यदि बीज वाली फसल है जी, बहुत सारे किसान नई वैरायटी ले जाते हैं, बीज बनाते हैं, तो कटाई से पहले आप अपने खेतों में रोगिंग करें जी। रोगिंग का मतलब ये हुआ कि यदि कोई दूसरी प्रजाति का पौधा बाई चांस आ गया है या आपको ऊंचा नीचा दिख रहा है तो अन्य सभी पौधों को कम से कम 2 से 3 बार खेत में घूम घूम के निकाल दे, जहां से कि आपको बीज के लिए गेहूं लेना है, उसको आप शुद्ध बनाएं और वहां से आप बीज के लिए लें। और जब आप बीज की फसल काट रहे हैं तो चारों ओर किनारे की 3-4 लाइन छोड़ दें, बीच में से जो है वो बीज के लिए उपयोग करें और किनारे की लाइनों का जो गेहूं है उसको आप खाने में या अन्य काम में उपयोग ले सकते हैं। बाकी कटाई के लिए ध्यान रखें, जब गेहूं पूरी तरह से पक जाए तभी काटें और पकने के बाद फिर इंतजार ना करें। अच्छा, उसको ज्यादा ना पकाएं। 1 आध दिन आप कटाई के बाद उसको खेत में छोड़ सकते हैं कि थोड़ा कड़क हो जाए। और जब आप उसको कड़क हो जाए तो उसके बाद आप उसकी थ्रेशिंग कर सकते हैं और उसका स्टोरेज या भंडारण के लिए आप उसको ले जा सकते हैं। कटाई के लिए आप दाने को मसल के देख लीजिए, दांत के नीचे यदि कट की आवाज आ रही है तो इसका मतलब वो पक चुका है और कटाई के लिए तैयार है। कटाई में देर करने से कई बार जो नई प्रजातियां हैं ये खिरने का भी डर रहता है, तो आप देर ना करें। कटाई के लिए अगर आपकी बीज की फसल है तो कोशिश ये करें कि थोड़ी मात्रा में है तो आप हसिया से कटाई उसकी करवा सकते हैं। बाकी यदि आपका बड़ी मात्रा है तो आप उसके लिए रीपर
या आप हार्वेस्टर कंबाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी उनकी एडजस्टमेंट और सेटिंग इस तरह से करें कि दाने कटे नहीं, अन्यथा फिर उनकी अंकुरण क्षमता प्रभावित होती नहीं। कटा हुआ दाना तो उगेगा ही नहीं ना। जी जी जी। तो किसान भाइयों, आज डॉक्टर AK सिंह साहब से हमने बहुत बढ़िया जानकारी ली